पेज 379. डू यू नो समथिंग अबाउट बीना सिकंदर? ओके, वो एक लॉयर थी, नहीं अभी भी है, एंड ओन्स अ लॉ फर्म, और एक लॉ फर्म ओन कर रही है. अगर लॉ फर्म, पेज नंबर तो मैं नहीं दूंगा, होमवर्क जिन्होंने किया उनको पता है. एंड ओन्स अ लॉ फर्म अंडर बीना एंड कंपनी. ऐसी बीना बाजी ने ना अपनी लॉ फर्म का बीना एंड कंपनी है सोल प्रोप्राइटरी. शी इज ऑल्सो डायरेक्टर लीगल अफेयर्स एट आयशा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड. तो किसी कंपनी के अंदर एज एन एम्प्लॉय भी काम कर रही है, उसका डेटा नीचे दिया हुआ है, वो हम नहीं करेंगे. ओके, इसलिए कि बस अब और क्या न्यूमेरिकल्स की जान लेनी है, बस खाली बिजनेस वाला पोर्शन सॉल्व कर लें. मतलब ये नहीं कि पेपर में नहीं करना था, किसी ने ये तो नहीं समझ लिया था. ओके, 379 नहीं चाचा जी, हाँ 379. ये जी इसका सोल्यूशन. अच्छा चलो मिटा देता हूँ, इस तरह दिखाने से नहीं आपको समझ आ जाता. ना ना ना, नोट करने का टाइम कोई नहीं है, बस मैंने सिर्फ डिस्कस करना है. तो भाई भी आ गए हैं. भाई आपने बताया था ना आप हाइब्रिड से हैं, तो इनको बैठने दें. आप जाओ ना, फिर एंड पे बैठो. आपने तो बता दिया, जल्दी करना. उस वो जो नॉर्मल अपनी जगहों पे बैठते हैं उनको बैठने दिया करो. अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस नेट प्रॉफिट. जी बोलें भाई. 3500. कुछ चीज़ें क्या करेंगे, ऐड, और कुछ चीज़ें लेस. ओके, अब जी बताएं, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम टैक्स खर्चे के तौर पर माइनस हो चुका है. अगर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम टैक्स खर्चे के तौर पर माइनस हो चुका है, तो क्या ये बिजनेस का खर्चा है? नहीं है. इसको क्या कर दें, कितना, 90. सिर्फ एक चीज ऐसी थी जो फेस से नजर आ रही थी, इनकम टैक्स खर्चे के तौर पर माइनस हो चुके. मैं वन बाय वन लेके चलता हूँ. रेवेन्यू में से सैलरीज माइनस हुई, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस माइनस हुई, लीज चार्जेस माइनस हुए, प्रोफेशनल फीस माइनस हुई, प्रॉपर्टी के खर्चे माइनस हुए, ट्रेवल एक्सपेंसेस माइनस हुए, अदर एक्सपेंसेस माइनस हुए, इनकम टैक्स माइनस हुआ. पिछले साल का जो भी है इनकम टैक्स माइनस हुआ 90,000 का. इसको फिलहाल ऐड कर दूंगा. लेस करने की दोबारा इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि जी लेस करने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल का टैक्स इस वजह से माफ नहीं होगा. पिछले साल का टैक्स कोई आपने पे कर दिया, बहरहाल इनकम टैक्स खर्चे के तौर पर माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको ऐड कर देंगे. जी नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, आके एडजस्टमेंट पोस्ट करो. नोट्स टू द इनकम स्टेटमेंट. रेवेन्यू में 7.5 लाख पड़ा हुआ है जो रिकवर किया है राफिया से. ये खुद तो नहीं राफिया, ये तो बीना है. रेवेन्यू में 7.5 लाख पड़ा है जो इसने राफिया से लिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बैड डेट. बैड डेट है या बैड डेट रिकवरी है? फिर ये रेवेन्यू इंक्लूड अमाउंट रिकवर्ड, तो ये बैड डेट रिकवरी है. अच्छा जी, इजी मार्क्स पहले लिया करें, जितना अकाउंटिंग वालों ने इनकम में डाल दिया है उसे उल्टा दें. अच्छा, इस पे हमें एतराज़ नहीं है कि ये रेवेन्यू में डाल दिया है, असूली तौर पे ये अदर इनकम में जाना चाहिए था, क्योंकि ये बिजनेस का मेन काम नहीं है. लेकिन अदर इनकम में चाहे चीज़ या रेवेन्यू में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस साइन टाइप चीज़ें हैं. तो चाहे चीज़ रेवेन्यू की हो चाहे अदर इनकम की हो, ये प्लस हो चुकी है, इसलिए इसको माइनस करना है बस. तो माइनस कर दें जी टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी, अकाउंटिंग वालों की सॉरी, तो माइनस कर दें अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम. कितनी जी? 750. अच्छा, अब मसला यह था कि आपको आदत है 3 फिगर से खेलने की, और फिगर उसने दे दी थी 1. रेवेन्यू में पड़ा हुआ है 7.5 लाख जो रिकवर हुआ है राफिया में इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बैड डेट, जो कि राइट ऑफ हो गया था वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम ऑफ पिछला साल. पिछले साल की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए ये राइट ऑफ हो गया था. इस बात का मतलब ये है कि पिछले साल टैक्स वालों ने माइनस करने दिया था. मुझे कैसे पता चला? इस वजह से कि सवाल में लिखा हुआ है वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए राइट ऑफ हुआ था. इसका मतलब है टैक्सेबल इनकम तो टैक्स वालों की नजर में निकलती है, तो टैक्स वालों की नजर में ये राइट ऑफ हुआ था. तो अगर मैं आपसे पूछूं ये प्रीवियसली अलाउड है या नहीं, तो लाइन कह रही है दैट हैड बीन रिटन ऑफ. बिल्कुल ये राइट ऑफ हो गया है, तो दैट इज प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन एंड देयर इज नो डाउट इन दिस.
आगे उसने वैसे ही बता दिया कि ये अमाउंट इसलिए थी कि राफिया को कुछ सर्विसेज दी थी। ये उसने इसलिए बताया कि ये बैड डेट पास में सेल में भी जा चुका है, क्योंकि उसने लाइन लिखी है ना कि ये उसे सर्विसेज दी थी। तो जब उसे सर्विसेज दी होगी तो एंट्री की होगी डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, तो पास्ट में सेल में जा चुका है ये बैड डेट, शराइत सारी पूरी हो रही है। तो पिछले साल ये बैड डेट अलाउड था या नहीं अलाउड था, ये लाइन पढ़ के पता चला। डेट हैड बीन रिटर्न ऑफ व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। अब वो 3 काम कर लेते हैं टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी निकालने के लिए। वो फॉर्मूला लिखते हैं, और फॉर्मूला लिखते हैं जी वर्किंग टू टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। तो अमाउंट रिकवर्ड मोहतरम हुई है 750। सवाल है एक्चुअल बैड डेट कितना है, तो वो जाहिर बात है वही 750 होगा जो रिकवर हुआ है, और तो कोई अमाउंट गिवन नहीं है। तो पिछले साल एक्चुअल बैड डेट भी यही था। अब सवाल ये है कि प्रीवियसली अलाउड कितना है, तो उसका जवाब ये है कि सवाल बताएगा दैट हैड बीन रिटर्न ऑफ, प्रीवियसली अलाउ हो गया। इसका मतलब है प्रीवियसली टैक्स वालों ने इसको माइनस करने दिया है, तो प्रीवियसली अलाउड इज 750। तो जब हम काटाकाटी करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और जब ये इसमें से माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 750। 750 इज कॉल्ड एज टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी। और जवाब डिफरेंट आ जाता अगर प्रीवियसली अलाउ ना हुआ होता, तो फिर यहां 0 आता, यहां फिर डिफरेंस 750 आता, और यहां जवाब 0 आ जाता। इस तरह भी हो सकता था जब लिखा होता प्रीवियसली नॉट अलाउड, लेकिन अभी तो लिखा हुआ, अल्लाह का शुक्र है, प्रीवियसली टैक्स वालों ने माइनस करने दिया है। ये वर्किंग सोल्यूशन में हुई भी थी बस ठीक है, फिर कोई टाइम नहीं दे रहा मैं नोट करने का। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टा दी, तो किसकी बैड डेट रिकवरी इनकम डाल दूं, टैक्स वालों की। ऐड कर दें जी टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम, कितने से, 750। नेक्स्ट, सैलरी पे की है बीना सिकंदर ने अपने आप को 50,000 की, और अपने भाई को, और उसका भाई बिजनेस के मैटर्स देखता है। तो भाई की सैलरी अलाउड होगी, इसमें कोई मसला नहीं है, कैश वगैरह में कोई नहीं लिखा हुआ पे किया है, लेकिन बीना की सैलरी नॉट अलाउड होगी, क्योंकि ओनर अपने आप को बिजनेस में तनख्वाह नहीं दे सकता। तो बीना की सैलरी नॉट अलाउड होगी। 50,000 ज़रब 12, 6 लाख रुपया। इसके बाद ये गिफ्ट्स एंड डोनेशंस हैं। इसमें गिफ्ट दिया आपने क्लाइंट्स को आप गिफ्ट दे सकते हैं बिजनेस में, कोई मसला नहीं, ये तो अलाउड है। कॉलेज वाले किसी स्टूडेंट को गिफ्ट दे दें तो कोई मसला नहीं, ये तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। वैसे नॉट अलाउड की लिस्ट ना सेक्शन 21 में दी हुई है, तो ये नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा। तो जो चीज़ नॉट अलाउड नहीं है बाद में सेट कर लेना, जो चीज़ नॉट अलाउड नहीं है वो अलाउड है। ओके, आगे चलें। इसके बाद उसने अपने बेटे को गिफ्ट दिया है, ये ऑब्वियसली नॉट अलाउड है, ये ड्राइंग टाइप चीज़ है, अपने बेटे को बिजनेस के पैसों से तो गिफ्ट नहीं दिया जा सकता। और उसने एक डोनेशन दी है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये बिजनेस के खर्चे के तौर पे नॉट अलाउड है, लेकिन क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेशन दे सकते हैं तो इसका टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। तो आप देख लेते हैं क्या क्या चीजें नॉट अलाउड हैं, क्या क्या चीजें अलाउड हैं। तो जो गिफ्ट्स हैं क्लाइंट्स को, उसको आप डैश डाल देंगे। जो गिफ्ट्स हैं सन को, कितने के, 50,000 के, उसे उल्टा देंगे। और जो डोनेशन है इसे उल्टा के ना रीक्लासिफाई लिख देंगे। रीक्लासिफाई लिखने का मकसद यह है कि इसको आप एंड पे माइनस करेंगे। ये डोनेशन का खर्चों में चले जाना बिल्कुल उसी तरह है जैसे प्लांट की कॉस्ट खर्चों में चली जाती थी। उसमें हम करते ये थे कि प्लांट की कॉस्ट उल्टा के प्लांट की टैक्स वालों की डिडक्शन यहां लाके माइनस कर देते थे। तो अगर डोनेशन खर्चों में चली जाए तो पूरी डोनेशन को उल्टा के यहां माइनस नहीं करना, माइनस करना है जिस वक्त आप न्यूमेरिकल के फेस पे टैक्स क्रेडिट निकाल रहे होंगे। तो इसको रिक्लासिफाई कर यहां लिखना था। एक व्हीकल ऑब्टेन किया फॉर ऑफिशियल पर्पस, व्हीकल उसने लिया ऑफिशियल पर्पस के लिए। अच्छा, अब इसमें मोहतरम जो व्हीकल है ना बिजनेस के चैप्टर में, एक तो व्हीकल हमने पढ़ी थी सैलरी के चैप्टर में, वो होती है जो एम्प्लॉय को मिल रही होती है। ये वो व्हीकल है जो बिजनेसमैन इस्तेमाल कर रहा है। तो सैलरी के चैप्टर में तो व्हीकल देखा जाता था पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट, ये देख के 5 या 10% लगा दिया जाता था। अगर गाड़ी खरीदी होती थी तो कॉस्ट का 5 या 10%, और अगर गाड़ी लीज पे ली होती थी तो फेयर मार्केट वैल्यू का 5 या 10%। लेकिन इस सवाल के अंदर उसने जो है वो गाड़ी बिजनेस के लिए ली है, और ये गाड़ी बिजनेसमैन का सवाल हम सॉल्व करें ना कि सैलरी का सवाल सॉल्व करें। तो एक बार याद रखिएगा कि अगर आपको इस चैप्टर के अंदर यानी बिजनेस के चैप्टर के अंदर कार आ जाए तो इसमें 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो गाड़ी आपने परचेज की होगी या गाड़ी आपने लीज पे ली होगी। अगर गाड़ी परचेज की होगी तो सेक्शन 22 लग जाएगा, लीज पे ली होगी तो सेक्शन 28 लग जाएगा।
अगर आपने गाड़ी परचेज की होगी तो इसके टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत मिल जाएगी, और अगर आपने लीज पे ली होगी तो इसके रेंटल माइनस करने की इजाजत मिल जाएगी। हाँ, एक एहतियात जरूर है कि यहाँ पे आपने गाड़ी की कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है 75 लाख पे, और अगर रेंटल है, ये शायद आपको भूल गया हो, तो रेंटल को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है 25 लाख पे। तो ये बिजनेस के चैप्टर के एतबार से मैंने आपसे कार की डिस्कशन की, अगर आप अपनी गाड़ी पे नोट करना चाहें, गाड़ी के बोनट पे। टोटल रेंटल, ये मैंने कहा था इसको न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि रेंटल 25 लाख से ना बढ़ेगा क्या मतलब है। ओके, तो ये गाड़ी मोहतरम लीज पे ली है, तो इसलिए इस गाड़ी की टैक्स डिफिशन निकालेंगे कॉस्ट को दीवानावार ढूंढ के, या इसका रेंटल माइनस करेंगे, अकाउंटिंग डिफिशन इंटरेस्ट उल्टाएंगे और इसका रेंटल माइनस करेंगे। चलें, एक बात है जिस पे एज्यूम करें मैंने सबको खड़े कर दिया, हो गए सारे खड़े? अच्छा ये assumption बड़ी जल्दी लेते हैं। तो बात ये थी कि आपको सैटरडे को मुझे बताना चाहिए था कि मंडे को हम सेल्स टैक्स पढ़ा हुआ जितना वो याद करके आएंगे, और आप मंडे को सुनिएगा। ओके, लेकिन अब ये है कि कल इंशाल्लाह हम एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, एंड डेट विल बी प्रोबेबली एट 3 और 3:15, तो वो मैं टाइम इंशाल्लाह आपको कंफर्म कर दूंगा। उसमें हम बिजनेस का न्यूमेरिकल करेंगे, एक्स्ट्रा मींस इन एडिशन टू नॉर्मल। पॉइंट नंबर 4 एमएफए की कितने लोगों की क्लास होती है, जरा हाथ खड़ा कर दें। एमएफए की 1 2, और दूसरी क्लास में जरा हाथ खड़ा करें एमएफए की क्लास, ठीक है। तो जैसे ही वो क्लास खत्म होगी 3:15 बजे इंशाल्लाह हम क्लास जो है वो शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 4, और ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होगी क्लास हमारी 3:15 बजे। 2 हाइब्रिड रूम उधर अवेलेबल हैं और एक फिजिकल रूम भी अवेलेबल है, सबको पता है सब कुछ, FR1 आप उधर ही पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, अ व्हीकल वॉज, अब ये हर मंगल को इंशाल्लाह ना घर वालों को बता दें। जी मैंने बता दिया है। जिस क्या क्या होता है, FR1 की कौन सी क्लास होती है? अब देखिए दूसरे कॉलेजेस में अगर होती है उसका तो मेरे पास हल नहीं है, मैं यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करवा दूंगा, ये कर दूंगा। दूसरे कॉलेजेस का तो अब मैं हल नहीं कर सकता, अपने कॉलेज का कम से कम कोशिश कर सकते हैं। ओके, लेकिन प्लीज़ ये लेक्चर आपने फिजिकली लेना है, और उसमें सवाल हम कौन सा करेंगे, वो अगर किताब से सवाल हुआ तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और अगर किताब से सवाल ना हुआ, नोट से सवाल हुआ, तो वो मैं फिर अपलोड कर दूंगा। बहरहाल 8 बजे वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, उस पर मैं लिख के बता दूंगा आपको कि कौन सा सवाल आपने करके आना है, या किताब का सवाल करके आना है, और अगर कोई और सवाल हुआ तो वो फिर मैं वहाँ पर उसकी फाइल अटैच कर दूंगा, ताकि अगर उस सवाल को आप एक दफ़ा पढ़ें तो बड़ा फ़ायदा होगा। पॉइंट 4, जिस किसी इक्का दुक्का का कोई बहुत ही बड़ा मसला है वो फिर क्लास के बाद मेरे से मिल ले, एक और स्लॉट भी अवेलेबल है, तो उसको मैं वो वाली स्लॉट बता दूंगा जिसमें वो अटेंड कर ले। पॉइंट 4 अभी नहीं बतानी वो। पॉइंट 4, जिस किसी का कोई मसला है वो क्लास के बाद आ जाए, उसकी शक्ल मैं याद कर लूँगा और उसको फिर दूसरी क्लास में एंटर होने की इजाज़त दे दी जाएगी। पॉइंट 4, अ व्हीकल वॉज ऑब्टेन्ड सोलली, वापस आ जाए, सीए कर रहे हैं। अ व्हीकल वॉज ऑब्टेन्ड सोलली फॉर दफ्तर का काम, एक व्हीकल ली गई है सिर्फ दफ्तर के काम के लिए, फ्रॉम अ बैंक। द लीज कमेंस्ड ऑन यकम मार्च 12, लीज कब शुरू हुई है? यकम मार्च 12 को। लीज चार्जेस इंक्लूड 5 लाख पेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक। लीज चार्जेस में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा जो आपने बैंक को पे किया। सिक्योरिटी डिपॉजिट को ऐसा पैसा नहीं होता कि जो डूब गया है और आप खर्चे में डाल दें, जो पैसे हमारे डूब जाते हैं बस चले जाते हैं वो खर्चे में जाते हैं। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है रिसीवेबल टाइप चीज, ये आपको वापस मिल जाना है। तो जैसे हमने वापडा को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया था एक क्लास में, आज हमने लीजिंग कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अ रिफंडेबल टाइप चीज, ये वापस मिल जाना होता है, ना कि नॉन रिफंडेबल टाइप चीज। तो ये कोई आपका खर्चा नहीं होता, ये एसेट होता है, इसलिए एसेट्स को खर्चों में डालना मुनासिब नहीं है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को ऐड बैक कर दें, कितना जी? 5 लाख रुपया। नेक्स्ट, एक सवाल अब राइज होगा, वो ये कि 5 लाख तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो लीज चार्जेस लफ्ज लिखा हुआ है ना, लीज चार्जेस, असल में ना ऐसे में एग्जामिनर को ऐसे कर देना चाहिए, लीज चार्जेस को ना ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के, ताकि पता चले लीज चार्जेस ऊपर मैं रेफर कर रहा हूं। बहरहाल लीज चार्जेस, लीज चार्जेस में 5 लाख कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो अब जो 4 लाख बचा वो अगर आप कहीं इंटरेस्ट है, मिसाल दे रहा हूं, अगर 4 लाख बचा आप कहीं इंटरेस्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग वाले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपको डेप्रीसिएशन भी ढूंढनी पड़ेगी, वो भी उल्टानी पड़ेगी जो आपको मिल नहीं रही।
और फिर ऐसी सूरत के अंदर आपको रेंटल भी ढूंढने पड़ेंगे जो माइनस करेंगे, इसलिए क्योंकि सवाल बता नहीं रहा कि बाकी 4 लाख क्या है। आपने लीजिंग कंपनी को पेमेंट की है इस साल 9 लाख की, 9 लाख में से 5 लाख आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर दिया, बाकी 4 लाख को मैं इंटरेस्ट नहीं कह सकता क्योंकि फिर मैं डेप्रिसिएशन का लफ्ज भी ढूंढूंगा और फिर मैं रेंटल भी ढूंढूंगा, वो दोनों मिलने नहीं। इसलिए सेफ अजम्पशन लेनी चाहिए यहां पे हमें। ये एक थोड़ा सा बस ट्रिकी पॉइंट था पूरे सवाल में, और कोई पॉइंट इतना मुश्किल नहीं था, हर सवाल में होता है 1-2 पॉइंट। तो इसलिए इस 4 लाख को मेरे ख्याल से रेंटल ही अज्यूम कर लेना मुनासिब है। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट था, वो तो सवाल बता रहा था, तो इसको रेंटल एज्यूम कर लेना बेहतर है, क्योंकि अगर उसने अकाउंटिंग इसको लीज रेंटल को एक ही जगह इंटरेस्ट यहां लिया होता तो फिर अकाउंटिंग डेफिनेशन और रेंटल का डेटा देता, उसने नहीं दिया। इट मींस कि शायद ये 9 लाख में से 5 लाख आपने सिक्योरिटी जमा कराई है और बाकी 4 लाख आपका रेंट है जो डूब गया, और ये आपके बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है, बस इसको माइनस हुआ रहने दें, इसको लिफ्ट नहीं करानी ज्यादा। तो 4 लाख इज योर रेंट, डेट इज अलाउड एज रिडक्शन, इसमें कोई मसला नहीं है। तो टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया तुमने, रेंट ही माइनस कर लिया। कई दफा अकाउंटेंट कोई ऐसा काम कर जाता है जिस पर टैक्स वाले खुश हो जाते हैं, हालांकि अकाउंटेंट को अकाउंटिंग और इंटरेस्ट अकाउंटिंग डेफिनेशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए था। इसलिए इस 4 लाख को नो लिफ्ट, विदाउट गिफ्ट। किसी को आपने कल कहा आई ट्रांसफर यू दिस चीज एज ओनर एंड यू हैव द राइट टू डिस्पोज इट ऑफ। गिफ्ट की डेफिनेशन कल मैंने आपको बताई थी। ओके, किसी को बॉल पॉइंट दे देते तोहफे में और ये कह देते हद होती है, 1 रुपया दे देते, यू कैन डिस्पोज ऑफ इट एज ओनर। 0.5 प्रोफेशनल फीस में 1.5 लाख रुपया पड़ा है टू अ लीगल फर्म, लीगल फर्म को उसने 1.5 लाख रुपया दिया है। वैसे प्रोफेशनल फीस टोटल कितनी है? टोटल तो 4 लाख है। 4 लाख में उसने 1.5 लाख रुपया एक लीगल फर्म को दिया है फॉर डिफेंडिंग अ लॉ सूट, क्योंकि कोर्ट के अंदर एक केस हो गया है फाइल्ड अगेंस्ट बीना बाजी के अगेंस्ट जो है वो केस हो गया इन अ फैमिली कोर्ट, खानदान में किसी से गुत्थम गुत्था हुई है और बात कोर्ट तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, फैमिली कोर्ट का लफ्ज लिखा हुआ था। ऐड कर दें 150 पर्सनल एक्सपेंडिचर है, पर्सनल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जी 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 फैमिली कोर्ट अगर ना लिखा होता फिर तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा होता है। बिल्कुल, बिजनेस के अंदर लॉ केसेस चलते रहते हैं। कई दफा कोई होता है बच्चा उठ के प्रिंसिपल साहब को कहते हैं प्लीज प्रिंसिपल साहब ये मेरा कॉलेज है, तो फिर कॉलेज वाले उस पर केस करते हैं, कोई खर्चा होता है कॉलेज का, वो जेन्युइन खर्चा है, कोई मसला नहीं। पूछें लेट हिम आस्क फर्स्ट। जी बीना का नाम लिखा हुआ है, यानी मैंने मेंशन किया हुआ नहीं, अगेंस्ट बीनास बिजनेस फिर लिखा होता है, लेकिन आगे उसने इसलिए वाजे कर दिया ना, फिर वो इधर फिर वो क्लियर करता जिस तरह आप कह रहे हो जी। ओके लेट्स मूव अगे। बीना लिव्स इन प्लूटो, अब सॉरी बीना लिव्स इन मार्स एक्लेयर्स। बीना लिव्स इन अपार्टमेंट, बीना एक अपार्टमेंट में रहती है सिचुएटेड अबव हर ऑफिस, उसके दफ्तर से ऊपर, यानी ग्राउंड फ्लोर पे दफ्तर है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बीना का घर है। 2/5 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी के खर्चे, 2/5 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी के खर्चे रिलेट्स टू अपार्टमेंट। तो हिज कहां से होगी बाजी? हर होती है ये हिज हर जरा क्लास के बाद आना सही करवा लेना। अच्छा जी, कौन से खर्चे हैं ये? इसमें से 2/5 खर्चे किसके हैं? प्रॉपर्टी के तो हैं, घर के खर्चे हैं। बीना लिव्स इन एन अपार्टमेंट, 2/5 खर्चे जो प्रॉपर्टी के हैं वो बीना के घर के खर्चे हैं असल में 1,40,000। ये नॉट अलाउड हो जाएंगे, बाकी की टेंशन नहीं लेनी, बाकी के दफ्तर के खर्चे होंगे। तो अब बता दें ये अलाउड है या नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड है, तो नॉट अलाउड होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। अगेन पर्सनल एक्सपेंडिचर कितना? 140। छड़ दे बिना सेल्स टैक्स भी शुरू करना है। पॉइंट वी डबल आई अदर एक्सपेंसेस में एक खर्चा पड़ा है 2,60,000 का, पेड फॉर बीनास गोल्फ क्लब मेंबरशिप, बीनास गोल्फ क्लब मेंबरशिप विच एक्सक्लूसिवली यूज्ड टू प्रमोट हर बिजनेस। भाईजान हो सकता है बीना बाजी को गोल्फ की स्टिक पकड़नी ना आती हो, बल्कि इन्होंने बॉल भी ना देखी हो आज तक। आप क्यों जाती हैं फिर? फॉर प्रोमोटिंग माई बिजनेस। सिर्फ वहां पे लोग आए होते हैं गोल्फ खेलने के लिए और वहां पे चाय कॉफी पानी पी रहे होते हैं, तो वहां पे लोग जो है जो लोग अपने घरों से गुत्थम गुत्था होकर आए होते हैं और परेशान होते हैं, रिलैक्स होने के लिए आते हैं, मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरी एक लॉ फर्म है, बस इस वजह से जो है वो मैं जाती हूँ, वरना मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं कहाँ और गोल्फ कहाँ, तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं गोल्फ शोल्फ खेलने का।
तो विच ही एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट के लिए जाती है। इट मींस कि इस बिजनेस का जेन्युइन खर्चा, ये नॉर्मल खर्चा है बिजनेस का, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस की करने के लिए वहां पे जा रही है, जो बिजनेस का बड़ा नॉर्मल खर्चा है। ओए बाजी ब्रीफ केस में पैसे डाल के ले गई थी, हमने समझाया भी था कि चेक बना के देती। आय हाय हाय, ये मसला कर दिया ना। आए ये पेमेंट इज मेड इन कैश, पेमेंट कैश में कर दी, ये ब्लंडर मार दिया। तो 2,60,000 की पेमेंट है, तो 2,60,000 की पेमेंट है। फीस ऑफ क्लब एक्सपेंस अकाउंट 2,60,000 की पेमेंट है। और सवाल अगर बताएगा नहीं तो आमतौर पे क्लब की पेमेंट्स एनुअली पे होती हैं एक दफ़ा। तो ये जो एक्सपेंस पे हुआ होगा कैश में 2,60,000 का, अकाउंट डेंजरस है और उसमें पेमेंट 25,000 से ऊपर है, अकाउंट 2.5 लाख से ऊपर है और पेमेंट 25,000 से ऊपर है। तो अलार्मिंग पेमेंट डेंजरस अकाउंट में अगर आ जाए तो ऐसी सूरत में खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत नहीं है अगर कैश में पे करे। बाजी चेक बना देती, लेकिन आप भुगतें। अब आपको सजा ये मिलेगी कि ये खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। 260 फीस। ऐसा भी हो सकता था कि घर में बैठे बैठे किसी के जहन के अंदर एक वाइल्ड थॉट आती कि भाईजान फीसें कैश में पे की जा सकती हैं। बाजी ने कोई मसला नहीं किया, क्यों छेड़ रहे हो बाजी को, ना छेड़ मलंगानू पे आप जो है वो बाजी को क्यों तंग कर रहे हैं। उन्होंने अगर कैश में पेमेंट कर ही दी है तो हमने पेज 130 के ऊपर पॉइंट एल के अंदर जाके पॉइंट 5 में पढ़ा था कि फीस अगर कैश में पे कर दो बिजली के बिलों की तरह तो कोई माइनस करने के लिए खैर है, कोई मसला नहीं। ना 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 बेटा, ऐसा नहीं होगा। ये जो फीस और टैक्सेस और ड्यूटीज और फाइन्स है ना, ये गवर्नमेंट को अगर आप पे करें तो कैश में पे कर सकते हैं। क्लब गवर्नमेंट नहीं है, वो तो गोल्फ क्लब दूसरा एक प्राइवेट क्लब है, ये गवर्नमेंट को आपने पैसे नहीं दिए। तो ये माशाल्लाह 3 बातें आप लोगों ने घर में सोची होंगी। पहली बात आपने ये सोची होगी कि उसका क्लब में जाना फॉर प्रमोटिंग बिजनेस जेन्युइन खर्चा है। फिर फुल स्टॉप के बाद आपने ये सोचा होगा कैश में पे हुआ नॉट अलाउड है। और फिर आपने ये सोचा होगा कि फीस गवर्नमेंट को पे नहीं की, हाँ नॉट अलाउड ही है, कोई मसला नहीं। अगर गवर्नमेंट को कोई फीस पे की होती कैश में तो अलाउड हो जाती। ये 3 बातें आप लोगों ने सोची होंगी माशाल्लाह। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। इफ आई वुड हैव बीन देयर आई वुड हैव गिवन यू अ थपकी ऑन योर शोल्डर। ओके, तो तैयाल मारें। अच्छा चलें, छोड़े पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस ना होता है, इसमें कितने मार्क्स आ जाने थे आपके? आधे आ जाने थे, आधे से ज्यादा आ जाने थे यार। ये ज्यादा आप लोगों ने कर दिया। मैं अगेन बता रहा हूं, ये आधे का लेवल तो आई कैप के पेपर तक पहुंचाना होता है। आप पहले से आधे से ज्यादा जा रहे हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप। ये सीरियसली बताएं, आधे से ज्यादा इसमें मार्क्स आए यार, ये आप बहुत ऊपर जा रहे हैं। जी जवाब 5-5। अच्छा, तो ये था जी मोहतरम बीना सिकंदर की कहानी टीचर की ज़बानी। जी मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। जी बाजी, और क्या आपने गोल खिलाए हैं बताएं। तो डायरेक्टर रिम्यूनरेशन टैक्स रेट तो जब न्यूमेरिकल का फेस बनेगा तब होगा ना। तो अच्छा जी, इसके अंदर ना पॉइंट 1 to 3 में तो कोई मसला नहीं ना, 4 की तरफ मैं आने लगा हूं। अच्छा जी, ये जो डायरेक्टर फीस है ना, कितने लोगों ने किया ही नहीं घर में, न्यूमेरिकल किया ही नहीं, हाथ पे नहीं लगाया। 100 के लुट मचा दी, 100 के। ये हाइट ऑफ एनीथिंग, ये सर्दियां जान ले लेंगी आपकी मेरे भाई। फेंक दे कंबल को अपने कमरे से बाहर, रजाइयों को फेंक रहे हैं खुदा के लिए। इसको आप निकाल लिया रात को 12 बजे जब आप सोने लगते हैं या 11 बजे सोने लगते हैं ना, उस वक्त अपने कमरे में ले आया करें। कमरे से बाहर का मतलब तो गली है, कमरे से बाहर का मतलब सड़क तो नहीं है। अजीब लोग हैं कि मैं बता रहा हूं, ये कंबल और रजाइयां ना जान ले लेंगी आपकी। ओके, पेज 379 पॉइंट। मोबाइल तो छोड़ दिया हुआ है, आखिर 2-3 महीने में लोग मोबाइल छोड़ देते हैं, मोबाइल तो छोड़ दिया हुआ है। पॉइंट 4, हर मौसम के अपने अपने तंग करने वाले कीड़े होते हैं। पॉइंट नंबर 4। अच्छा जी, अब है डायरेक्टर फीस। क्या चीज है? डायरेक्टर फीस। जरा साथ वाले डायरेक्टर को देखें, डायरेक्टर फीस। अच्छा, वो अपने अंदर ही पता नहीं पहुंचा हुआ आप कहीं। डायरेक्टर जब बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है, दांत इधर कर, डायरेक्टर जब बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है तो अगर तो वो एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो उसको फिर जो पैसे मिलते हैं वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाते हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं है, यानी 8 घंटे वहां ड्यूटी नहीं जाके कर रहे, और आप ऐसे डायरेक्टर हैं जो कभी कभी सिर्फ मीटिंग पे जाते हैं, तो फिर जो आपको पैसे मिलते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाते हैं। ये नोट कर लें, फिर इन दोनों के सवाल ढूंढ के मैं आपको दिखा देता हूं। जी स्टूडेंट,
इतनी छोटी सी चीज़ होती है, मोबाइल निकाल लेते हैं आप लोग, उतनी देर में नोट हो जाना है जितनी देर में कैमरा खोलना है। घर में जाके भी तो दोबारा नोट करना ही है। आई एम वेरी हैप्पी, वी विल मीट 2 times टुमारो। नॉट ऑन जूम, फिजिकली। ओके, ओके, अच्छा मोहतरम, अच्छा टैक्स वगैरह जो भी कटे हो ना जहां भी, उनको आप परसेंट पे आपने माइनस कर देना होता है। अच्छा, अब मोहतरम सवाल ये है कि ये जो 1.5 लाख रुपया है, ये मैंने क्या इनकम फ्रॉम सैलरी में जाना है। द रीजन इज कि बीना मंथली सैलरी रिसीव कर रही है, इसका मतलब है, और सवाल बता रहा है कि वो डायरेक्टर एम्प्लॉय है, डायरेक्टर है, और डायरेक्टर तनख्वाह भी ले रही है और बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की फीस भी ले रही है, इसलिए ये फीस चली जाएगी बोले इनकम फ्रॉम सैलरी में। लेकिन अगर आप क्वेश्चन 19 में देखें, क्वेश्चन 19 में तो वहां पे लिखा हुआ है सुल्तान इज वर्किंग एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद अंसारी इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड। अब ये डायरेक्टर नहीं है यहां पे, ये यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। ₹2 लाख वर रिसीव्ड फ्रॉम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अंसारी इलेक्ट्रिक से नहीं, क्योंकि वहां तो इंजीनियर है, वहां से क्यों उसे बोर्ड मीटिंग के पैसे मिलने हैं। इट इज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी फॉर अटेंडिंग अ बोर्ड मीटिंग, इसे बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के किसी प्राइवेट कंपनी से पैसे मिले हैं। इसका मतलब है इसने किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदे में, वहां पे ये डायरेक्टर है और वहां पे जाता होगा बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं है, एम्प्लॉय तो कहीं और है। तो इसलिए इन पैसों को कहां डालेंगे, क्योंकि ये अंसारी एजुकेशन इलेक्ट्रिक से नहीं मिले। जब अंसारी इलेक्ट्रिक से नहीं मिले तो व्हाट डज इट मीन, दैट विल गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। निकालें जी चैप्टर नंबर, हाँ जी, हाँ वो ठीक है, वो आप डिस्कस कर लो मेरे साथ, मुझे अंदाजा हो गया था, कर लेते हैं इसको। अच्छा जी मोहतरमा, चैप्टर नंबर वी निकाल लें। पेज 449 जी, वी इज फॉर 20। आई थिंक सो यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज वी। एसी कम करा दें जी, जल्दी आए भाई, टेम्परेचर डाउन करें, सर्दी हो जाए। अच्छा, पेज 449 पे आए, साथ वाले की बुक में। इसका सवाल हो गया था पास पेपर क्वेश्चन 1, ओके 100% मैच कर गया था, वो भी नहीं किया, कर लिया था। अच्छा, पेज 449 पे जी हमने पढ़ा था कि हाँ जी, तो 23 पे कर दें, ज्यादा हो जाएगी, जरा 3 अच्छा सा लगता है, 2 अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब मोहतरम हमने ये पढ़ा था कि जब पैसे आने को इग्नोर किया जाएगा, चीजें डिलीवर करने पे सेल बुक होगी, पेज 449। फिर अगले सवाल में भी यही था, पैसे आने को इग्नोर किया जाएगा, चीजें डिलीवर होने पे सेल बुक होगी। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता बाल सही करने वाले भाई ऐसा सवाल आ जाए पेपर के अंदर कि वो ये कह दे कि चीजें डिलीवर करने से पहले दुकानदार ने फोन कर दिया था कि गुड्स आर अवेलेबल, तैयार है, तुम आके लेके चले जाओ, फिर ऐसी सूरत में सेल बुक होगी व्हेन द गुड्स आर मेड एंड नॉट एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। ओके ओके, नो कॉमन, पेज 450, पेज 450। इसमें एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड, अजीब सी बात है, ये इसको छोड़ें, पॉइंट ए को काटें, जरा पॉइंट ए को काटें और पॉइंट बी पढ़ें। ये ना रटा सा मार लीजिएगा, इफ एनी पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड, क्योंकि ये लॉ में बदल चुका हुआ है, तो लॉ मेकर ने ना गलती से कुछ चीजें कर दी हैं, वो लॉ ने सही बनाया नहीं। एक जबरदस्ती पॉइंट बी पढ़ लेते हैं सूली तौर पे, ये भी अजीब सी बात ही है, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पॉइंट बी, एक सवाल है जी, सेल्स टैक्स में ऐसा भी हो सकता है कि चीजें किसी महीने एग्जाम्प्ट हो, किसी महीने टैक्सेबल हो। मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत किसी चीज की सेल को प्रमोट करना चाहती है तो हुकूमत कह सकती है कि ये चीज पाकिस्तान में ₹1,00,000 वाली लाख की बिकेगी। अब वो ₹1,00,000 वाली चीज 1 लाख में बिकेगी, ना कि 1,17,000 में। तो इट मे हैपन कि हुकूमत पाकिस्तान में किसी चीज की सेल को क्या कर दे, एग्जाम्प्ट कर दे, प्रमोट करने के लिए, किस चीज की सेल को मैं एग्जाम्प्ट कर रही हूं। अब वो लाख वाली चीज बाजार में लाख की बिकेगी। अब सवाल यह है कि दुकानदार ने एक चीज बेची जनवरी के महीने में,
गुड्स डिलीवर कर दी। अगले महीने फरवरी में हुकूमत ने कह दिया था इन चीजों पर टैक्स है। मिसाल के तौर पे जनवरी में हुकूमत ने कहा था सोलर पैनल के बेचने पे कोई टैक्स नहीं है। फरवरी में नई हुकूमत आई, उसने कह दिया सोलर पैनल के बेचने पे भी टैक्स लगेगा। अब गुड डिलीवर हुई जनवरी में और पैसे कस्टमर ने दिए फरवरी में। अब सवाल ये राइज होगा कि जनरल रूल हमने जो पढ़ा था उसमें ये रूल होता है कि ये मत देखो एग्जेम्प्ट कब है टैक्सेबल कब है, ये देखो चीजें कब डिलीवर हुई। तो एज पर जनरल रूल सेल शुड बी बुक्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनरल रूल के मुताबिक सेल बुक होनी चाहिए जनवरी में। बट सवाल ये कहता है कि आपने सेल तब बुक करनी है जब एग्जेम्पशन विड्रॉ हो। ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है जिसमें पिछले महीने चीजें क्या थी, एग्जेम्प्ट, और इस महीने चीजें क्या हो गई हैं, टैक्सेबल। एग्जेम्पशन विड्रॉ कब हुई, खत्म कब हुई, फरवरी के महीने में। तो ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है जिसमें आप सेल बुक करेंगे इन द मंथ ऑफ, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, जनवरी और फरवरी। तो इसका सोल्यूशन पहले लिख लें, फरवरी इज टाइम ऑफ सप्लाई जब एग्जेम्पशन क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। कोई खास चांस नहीं है पेपर में आने का वैसे इसके। तो जनवरी में चीजें माफ थी, फरवरी में टैक्सेबल होगी। तो आप इन उस महीने के न्यूमेरिकल में इसको ले जाएं जिस महीने एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई है। हाँ, फिर फरवरी में आपको टैक्स देना होगा। ओके, पढ़ें जी, इंग्लिश भी आसान कर लें। इन रिस्पेक्ट ऑफ को काट के फॉर लिख दें, इन रिस्पेक्ट ऑफ को काट के फॉर लिख दें। और फॉर एग्जेम्प्ट सेल इट शैल बी रिकॉर्डेड, एग्जेम्प्ट सेल कब रिकॉर्ड की जाएगी, इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच एग्जेम्पशन इज विड्रॉन। किस महीने सेल बुक की जाएगी, जिस महीने एग्जेम्पशन थी या एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गई, विड्रॉ हो गई। फॉर एग्जेम्प्ट सेल it shall be recorded in the month during which the exemption is withdrawn from such sale। जब उस सेल से एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई या लगी, जब विड्रॉ हुई एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन विड्रॉ कब हुई, फरवरी में, इसलिए ये सेल बुक होगी फरवरी में। जनरल रूल से हटके बात है। कंपनी की क्या चीज, फिर तो डिलीवर होने पे वैसे ही टैक्स लगे, फिर तो मसला ही नहीं। अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन पहले ही लग गया, फिर तो मसला ही नहीं। तो इस वक्त गुड डिलीवर हुई ना, वैसे ही टैक्स लग गया, हुकूमत ने ऐसे ही पकड़ लिया, फिर तो मसला ही नहीं। ऐसे ही होगा ना, क्या चीज, जी पूरा सवाल दोबारा बनवा भाई। भाई ने कोई सवाल पूछा, सवाल पहले बनवा लें पूरा जी। यहाँ कौन सा महीना लिखूं, यहाँ यहाँ फरवरी में एग्जाम्प्ट हो, इसको उसने डिस्कस नहीं किया, नॉट डिस्कस हियर। इस प्रोविजन में वो ये डिस्कस कर नहीं रहा। तो लॉ के अंदर जो एरियाज डिस्कस नहीं होते, आईकैप भी उनको टच करने की कोशिश नहीं करता, बिला वजह पंगे नहीं लेता। ओके चलें जी, अगली डेफिनेशन पढ़ें। बोलें बोलें बोलें, कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी भी है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं पेज नंबर 448 पे। पेज 448 पे पॉइंट सी हमारा रहता है, पॉइंट सी। अच्छा जी, एक है हमारी कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है, अच्छा इसको 25 पे कर दें, 26 पे कर दें भाई इसको आगे। और आप ऐसा करें, आप इधर आ जाएं, आप उस रो में चले जाओ, वहां पे ना उधर से इसी पढ़े ना इधर से इसी पढ़े। ओके आ जाए भाई जल्दी, जरा इसी का रिमोट लेके उधर से। ओके ले आ जाए। अच्छा मोहतरम, एक होती है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री होती है छोटी इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। 26 कॉटेज इंडस्ट्री के लिए अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। सड़क के ऊपर अगर कोई साहब हैं, वो आपको कारपेट बेच रहे हैं अपने कंधे पे डाल के, तो वो एक छोटी सी इंडस्ट्री है,
जो अपने घर में इलाके में कारपेट बना के यहाँ पे बेचने लाए हैं, और उनकी साल की सेल 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से कम है। तो जब उनकी सेल 1 करोड़ से कम है, 4-5 एम्प्लॉयज उन्होंने घर में रखे हुए हैं जिनसे वो कारपेट बनवाते हैं और सड़कों पे बेचते हैं, तो ये है छोटी सी इंडस्ट्री। वो बंदा आपको 10,000 वाला कारपेट 10,000 में ही बेचेगा, 10,000 वाला कारपेट आपको 11,700 में नहीं बेचेगा, बिकॉज वो छोटी सी इंडस्ट्री है एंड दैट इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। लेकिन अगर एक बड़ी इंडस्ट्री है जैसे कि होंडा एटलस कार, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। कितनी देर में आ रहे हो क्या? अच्छा, हाइब्रिड में पीछे जाके बैठ के देखो, उधर एंड पे गुजारा चलते हैं, मैं वेट कर रहा हूं आपका। पॉज करो जरा। और भाई खैरियत से हो? ओके, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दो अपने मोबाइल पे, उसके मोबाइल पे अपने पे ऑन कर दो, उसे बाद में समझा देना। पॉइंट सी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा मोहतरम, एक सवाल है कि जी, एक होती है जी कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है छोटी सी इंडस्ट्री जिसकी साल की सेल 10 मिलियन से कम है। इसने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं करवाना, इसलिए ये अगर 10,000 का कारपेट 10,000 में बेच दे तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर होंडा कार्स की बात करें, वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि 2 गाड़ियां बेचेगी तो इसकी सेल 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से बढ़ जानी है। तो इसलिए होंडा इज नॉट कॉटेज इंडस्ट्री, इसलिए होंडा इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड। इसलिए होंडा के लिए जरूरी है कि 30 लाख वाली गाड़ी बाजार में 35 लाख 10,000 की बेचे, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो 10,000 वाला कारपेट बाजार में 10,000 का ही बेचेगा। पहली बात मेरी मुकम्मल होगी। दूसरी बात, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बीच बीच में फॉल करती हैं, कभी वो कॉटेज होती हैं, छोटी होती हैं, कभी बड़ी बन जाती हैं, कभी उनकी सेल 1 करोड़ से बढ़ जाती है, फिर कोई कंपेटिटर आता है, उनकी सेल 1 करोड़ से फिर गिर जाती है बेचारों की। तो ऐसी कंपनीज अजीब से बिहेवियर करती रहती हैं, कभी अपने आप को जाके सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवा लेती हैं जब बड़ी बन जाए, और जब छोटी बचे तो दोबारा अपने आप को जाके क्या करा लेती हैं? डी रजिस्टर करवा लेती हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप जरा जहन में रखें। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज सेल्स टैक्स का एक बेसिक मैकेनिज्म है। सेल्स टैक्स का एक बेसिक मैकेनिज्म है जो मैं आपके सामने शो करने लगा हूं। आपने शो तो आज तक बहुत देखे होंगे, ये शो जरा गौर से देखिएगा। आपने परचेज की, होंडा वालों ने 10 बंपर परचेज किए गाड़ी के लिए, 10 बंपर। 10 बंपर, एक बंपर फर्ज करें 100 रुपए का खरीदा, तो जिस वक्त बंपर परचेज किया होगा तो जैसे टायर खरीदने पे टैक्स पे करते थे, तो बंपर खरीदने पे 10 बंपर जरब 100 रुपया 17% टैक्स पे किया होगा, 170 रुपए बन गया। और अब ये बर्डन किसी पे शिफ्ट करेंगे, कोई ऐसे मेरे जैसे लोग जाएंगे, यार बंपर लग गया गाड़ी का, उनको सिर्फ ये बंपर बेचेंगे। अब 100 रुपए वाला बंपर ये 130 का बेचेंगे। खरीदे कितने थे बंपर? 10। बेचे कितने? बाकी 2 फिर कभी बेच देंगे, बाकी 2 अगले महीने बेच देंगे, कोई मसला नहीं। तो सेल मेरी आ गई 8 बंपर जरब 130 और जरब 17%। तो परचेज पे भी 17% लगाया जाता है और सेल पे भी 17% लगाया जाता है। आउटपुट माइनस इनपुट इज कॉल्ड एज पेएबल टू गवर्नमेंट। ये हमारे न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है। लेकिन इस पर एक एतराज हमें होना चाहिए कि ऊपर सेल पड़ी हुई है 8 की और नीचे परचेज पड़ी हुई है, तो भाई इसी तरह है। सेल्स टैक्स में कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकाली जाती, सेल्स टैक्स में ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। सेल्स टैक्स वाले कहते हैं हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, इधर सेल एक क्वांटिटी रखो, नीचे 10,000 यूनिट्स की परचेज डाल दो, फिर भी हमें कोई मसला नहीं। अगले महीने ये जो 2 यूनिट बचे हैं ये सेल में तो चले ही जाने हैं। तो सेल्स टैक्स वाले ज्यादा बारीकी में चीजों को नहीं लेके जाते, वो कहते हैं बस सीधा सीधा काम रखो, परचेज पे लगाओ 17 और सेल पे लगाओ 17, बात खत्म करो, बस न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हुआ। वो ज्यादा बारीकी में नहीं जाते, टेंशन की बात नहीं है। अभी परचेज कितनों की बुक हो गई है? 10 की, और आपने बेनिफिट ले लिया। वैसे माइनस फिगर करने से टैक्स कम देना पड़ता है ना, आपने बेनिफिट ले लिया, कोई मसला नहीं। हुकूमत कहती है तूने कहां भाग जाना है, अप्रैल के महीने में जब तू आएगा तो ये जो 2 चीजें बची होंगी ये सेल में डाल देंगे, ये 2 चीजें अगले महीने सेल में डाल देंगे, बात खत्म। क्लियर? नोट करें, ये सेल्स टैक्स की बेसिक थीम है कि परचेज नहीं देखी जाती कितनी है, बस सेल में से परचेज चुप करके माइनस कर दी जाती है। पहले हेडिंग दे दें जरा, 2 यूनिट्स की सेल अगले महीने रिकॉर्ड हो जाएगी। इसी तरह लिखिएगा, 1 मिनट, 2 यूनिट्स की सेल अगले महीने रिकॉर्ड हो जाएगी, इसी तरह लिखिएगा। 2 यूनिट्स की सेल बोला तो करें, अगले महीने रिकॉर्ड हो जाएगी, इस तरह बोले ना। 2 यूनिट्स की सेल अगले महीने, उधर नहीं बोलना, ओए होए होए, दिल में बोलना है, दिल में। 2 यूनिट्स की सेल अगले महीने रिकॉर्ड हो जाएगी, दिल में इस तरह बोलना है। शुक्र है सब कुछ की बात नहीं आ रही। ओके, 2 यूनिट्स की सेल अगले महीने रिकॉर्ड हो जाएगी। तू बढ़िया आज मफलर पाए ना यार। अच्छा ठीक है, ओके।
ये बेसिक थीम है, 2 यूनिट्स की सेल अगले महीने रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों बातों को अपने अक्लमंद जहन में रखकर आगे चलें। कौन सी 2 बातें? एक ये बात कि कोई बंदा कभी कॉटेज इंडस्ट्री होता है, कभी बड़ी इंडस्ट्री बन जाता है, और एक ये बात कि जब हम परचेज माइनस कर रहे होते हैं सेल में से, तो ये नहीं देखते कि सेल कितनी हुई। चाहे 8 बोतलें बिकी दुकानदार की, नीचे 10 बोतलों की परचेज माइनस करने की उसको खुली इजाजत है, कोई मसला नहीं। इन दोनों बातों को जहन में रखकर एक सवाल मेरा आपसे, एक मसला आएगा। वो मसला क्या आएगा? क्योंकि वो मसला है, पेज 448 पे आए। एक पॉइंट हमारा रहता है, हमारा तुम्हारा दोनों का रहता है मेरे ख्याल से। सुबह वालों का हो गया भाई, वो आपसे आगे निकल गए हैं यार। रोजाना आप जो मर्जी कर लें, आप उनको नहीं पकड़ सकते क्योंकि सुबह उन्होंने ये पढ़ लिया है। अच्छा, नेक्स्ट, आप मुझे ये बताएं, उनका सिलेबस जल्दी खत्म होगा। अच्छा, R1 का आप लोगों का जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके गाय, जवाब वो जो सर चढ़ के बोले। अच्छा मोहतरम, एक बंदा जनवरी के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड था, चुप 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 चुप, और फरवरी में इसने अपने आप को डी रजिस्टर करवा लिया। अबे तूने अपने आप को क्यों डी रजिस्टर करवाया? मेरी सेल को नजर लग गई, मेरी सेल ही बेचारी 10 मिलियन से गिर गई, मेरी सेल को नजर लगे, तो मेरी सेल को नजर लग गई जिसकी वजह से मैंने अपने आप को डी रजिस्टर करवा लिया। अच्छा, इसके पास 50 यूनिट्स पड़े हुए थे स्टॉक में, गोदाम में 50 यूनिट्स पड़े हुए थे 31 जनवरी की रात को, और जगह फरवरी की सुबह इसने अपने आप को डी रजिस्टर करवा लिया। आप बता दें, जनवरी के महीने में ये 50 यूनिट परचेज थे, सेल थे? एक बात याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक परचेज होता है, सेल नहीं होता। दुकान पे आप रात को जाके देखें, जो बोतलें पड़ी होंगी, अगले दिन सुबह शटर खोलेंगे जब आके, तो भी वही बोतलें पड़ी होंगी दुकान पे। इसका मतलब है वो रात को, पिछली रात को या पिछले दिन को कभी खरीदी जा चुकी थी। तो याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ सोल्ड स्टॉक, इट इज कॉल्ड एज परचेज। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब आप जनवरी के अंदर ये 50 यूनिट आपने खरीदे होंगे, तो आपने अपना आउटपुट कोई निकाला होगा, सेल इंटू 17%, और आपने इन 50 यूनिट्स को अपनी परचेज में डाल दिया होगा, मल्टीप्लाइड बाय 17% प्राइस वगैरह करके इसको आपने अपनी परचेज में डाल दिया होगा, और इन 50 यूनिट को परचेज में डाल के आपने बेनिफिट ले लिया होगा कि 50 यूनिट की परचेज रिकॉर्ड होगी। आपको पता है परचेज रिकॉर्ड होती है तो टैक्स कम हो जाता है, माइनस साइन के साथ आता है। तो आपने बेनिफिट ले लिया। अब हुकूमत कह रही है जब अगले महीने तुम इन चीजों को सेल करोगे तो उस वक्त तुम डी रजिस्टर हो चुके होगे, और जब तुम डी रजिस्टर हो चुके होगे तो ऐसी सूरत में तुम कस्टमर को लाख वाली चीज लाख में बेचोगे। हुकूमत ने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है? यानी कि जिस वक्त बैटिंग की बारी आए तुम बैटिंग कर लो, जब मेरी बैटिंग की बारी आए तुम भाग जाओ। यार ये क्या ड्रामा मचाया हुआ है तुमने, हाथ दोगी। जब परचेज में डालने की बारी आए तो बड़े आगे आगे बढ़ के परचेज में डाल रहे हो, यानी माइनस कर रहे हो, और जब ये चीजें सेल में डालने की बारी आ रही है, क्योंकि वो जो 2 यूनिट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, 2 यूनिट्स, वो 2 यूनिट्स जब सेल में डालने थे तब हम भाग गए, परचेज के टाइम पे हमने माइनस कर लिए। तो हुकूमत ने इधर से आके हमें गिच्ची से पकड़ा और पकड़ेगा, पुत्र ये जब तू सेल करेगा तब तू सेल तो कर नहीं सकता लाख वाली चीज 1,17,000 में, क्योंकि अब तो क्या हो चुके हैं। तो ये मसला सिर्फ उस बंदे को आया करेगा, और ये नेचुरल सा मसला है, कोई गड़बड़ नहीं की इसने, 2 नंबरी नहीं की। ये मसला उस बंदे को आया करेगा पाकिस्तान में जो पहले था रजिस्टर्ड और अब अपने आप को क्या करवा रहा है। तो जो आपका स्टॉक रजिस्ट्रेशन की आखिरी रात को पड़ा हुआ है कि अगले दिन सुबह आप उठेंगे तो ऐसी दुनिया में पहुंचे होंगे जहां डी रजिस्टर लोग रहते हैं, तो अगले दिन सुबह जब आप डी रजिस्ट्रेशन वालों की दुनिया में जा रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत में आप हुकूमत को नुकसान देके जा रहे हैं। इसे कहते हैं डस्ट डाल के जाना, हुकूमत को छोड़े पर है, नुकसान देके जा रहे हैं, हुकूमत की जान लेके जा रहे हैं। तो हुकूमत ने कहा प्लीज मेरी जान ना लो, आप 50 यूनिट्स का पड़े होना एज्यूम कर लो सेल हो गई है। जैसे आप दुकानदार को कहें ना ये तो सारा सामान तेरा पड़ा हुआ है, एज्यूम कर सेल हो गया है, और पागल ही है। तो हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत कह रही है एज्यूम कर लो ये 50 यूनिट क्या हो गए, सेल हो गए। तो एज्यूम किया करेंगे, दीज आर सोल्ड। अगर सेल हो गए तो सेल पे क्या जमा कराना पड़ेगा, टैक्स। एज्यूम करेंगे सेल हो गए, चलेंगे। जनवरी की आखिरी दिन समझ लो या फरवरी की सुबह समझ लो, जब डी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लेके जा रहे होगे। नहीं 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 नहीं, वो कई ऐसा कई दफा आपकी सेल गिर जाती है फिर भी आप अपने आप को डी रजिस्टर नहीं करवाते, करवाना फौरन जरूरी नहीं होता, आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं। बेनिफिट क्या मिला इससे पहले, 50 की परचेज रिकॉर्ड होगी है, और जब सेल में डालने की बारी आई
भाई मैंने तो घर वालों को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि ये दिसंबर जनवरी का जो महीना है, कभी टैक्स वाले बच्चे कह रहे होते हैं एक्स्ट्रा पढ़ा दें, कभी FA2 वाले कह रहे होते हैं एक्स्ट्रा पढ़ा दें। तो आप भी थोड़ा थोड़ा ना प्रिपेयर करना शुरू कर दें घर वालों को कि यार ये जो जनवरी फरवरी का महीना है ना, प्लीज़ ना छेड़। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। ओके, क्यों बुलवाते हो सुबह सुबह? कल दोपहर की क्लास में बुलवाना। क्लास कोशिश करेंगे घंटे सवे की हो, बाकी बीच में असर ब्रेक आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट। लेट मी पढ़ पेज नंबर 448। ये बंदा जनवरी में, नजर मारे जरा, चाती मारे। और यार तू कितों आ गया है? मैं बताऊंगा कल क्लास 3:15 होगी, किस टाइम होगी मैं बताऊंगा। ये बंदा जनवरी में क्या था? इसने सोचा कि मैं 1 फरवरी से अपने आप को 1 फरवरी से इसने अपने आप को रजिस्टर करवाने का सोच लिया। 50 यूनिट्स को इसने परचेज में जनवरी में डाल दिया था। इसका मतलब है इनका इनपुट माइनस कर परचेज में डाल चुका है ना 50 यूनिट्स को, यानी जैन में फायदा उठा चुका है, जनवरी में फायदा उठा चुका है इसको परचेज में डाल के। अब इन 50 यूनिट्स को फरवरी में जब सेल करेगा तो आउटपुट रिकॉर्ड नहीं करेगा, यानी सेल रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि डी प्लीज क्योंकि डी रजिस्टर्ड है। इससे हुकूमत को नुकसान होगा, इससे हुकूमत को नुकसान होगा। इस नुकसान को कवर करने के लिए हुकूमत इसको चपेड़े मारेगी। हुकूमत कहेगी 31 जनवरी को कि आपके पास 50 यूनिट्स का पड़े होना, हम सेल अज्यूम कर लेंगे। 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं, नहीं बिक गए, पड़े हुए हैं, नहीं बिक गए, तो पड़े होना क्या अज्यूम कर लेंगे? सेल अज्यूम कर लेंगे, हालांकि पड़े हुए हैं। ओके, पड़े होना, बस डेफिनेशन है सेल की। और पड़े होना ऑफ गुड्स, जो पड़ी हों, पड़े होना जो पड़ी हों, इमीडिएटली बिफोर जी रजिस्ट्रेशन से फौरन पहले जो पड़ी हों। ये तूने तो खीर ही कर दिया। आज हमने कभी टीचर से जाके कान में नहीं पूछा था कि सर मैं पास हो जाऊंगा इस दफा। अजीब तेरा सवाल है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। यू नो योर सेल्फ कि तू घर में कितना पढ़ा है। पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, चीजों का, और फिर आई कैप नहीं इसको करता, आई कैप फिर अच्छे बुरे की तमीज करता है। फिर वो ये नहीं कि कोई ऑनर करेगा आपको कि नहीं, फिर वो पढ़े हुए वालों को ऑनर करेगा और ना पढ़े हुए वालों को फारग करेगा। वो उसने ये करना है। यू हैव टू नो फेस, आपने खुद मेहनत करनी है और वहां तक पहुंचना है। वो फिर उधर फी सबिलिल्लाह पास नहीं करा लोगों को बैठे। पोजेशन ऑफ गुड्स इज assumed as सेल, चीजों का पढ़े होना क्या assume कर लिया जाएगा? सेल। भाई अगली पिछली रो वालों को ध्यान रखें यार, लोग पढ़े हैं। ओके लें जी, वो डेफिनेशन आ गई जिसका इंतजार था। पेज 451 निकाल लें, वैल्यू ऑफ सप्लाई। आज पूरे दिन से सुबह से लेके अभी तक हमने झक मारा है, एक लाइन पड़ी है सिर्फ, चीजों का पड़े होना सेल है। बिना सिकंदरबाजी ने इतना टाइम ले लिया। पेज नंबर 451। अच्छा जी, पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने पढ़ा था, थर्ड शेड्यूल के आइटम्स हैं, ठीक है, जिनको हमने कहा था। एक खान साहब आए थे इधर और उन्होंने आके उन चीज़ों को पढ़ा था। कौन आया था? नहीं, खान साहब नहीं थे। अच्छा, तो एक साहब आए थे, उन्होंने आके इन चीज़ों का इधर नाम पढ़े थे। उनकी खासियत ये थी, टिश्यू पेपर और ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की खासियत ये थी कि इनके डब्बी पर रिटेल प्राइस और सेल्स टैक्स लिखा होता है। लेकिन इनके अलावा भी तो पाकिस्तान में चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे हीटर है, गीज़र है, ओवन है, चादरें हैं, पिलो है, बेड है, सोफ़ा है, बर्तन है, और कई चीज़ें जो घर के अंदर पड़ी हुई हैं, डंडा कूटनी है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें घर के अंदर पड़ी हुई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, हथौड़ी से लेके कील तक, और दीवार का पेंट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो घर में पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मोहतरम ऐसी हैं कि जिनके डब्बों के ऊपर प्राइस तो शायद लिखी हो, सेल्स टैक्स डाल के ना लिखी हो। तो इसलिए पाकिस्तान में थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ें सिर्फ 20 हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हजारों चीजें हैं। थर्ड शेड्यूल वाली चीजों की प्राइस को कहते हैं रिटेल प्राइस, और बाकी चीजों की प्राइस को कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। बाकी चीजों की प्राइस को क्या कहते हैं? बोले, वैल्यू ऑफ
सप्लाई। तो आज हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, बोलें किसकी? वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऐसा करें, उस दिन वाली मिसाल नोट कर लें आज। लेकिन उस दिन जो मैंने मिसाल नोट करवाई थी मेरे भाई, वो मैंने करवाई थी आइसक्रीम की, जो कि एक थर्ड शेड्यूल का आइटम है। ये मिसाल याद है? ये मिसाल आइसक्रीम की हमने करवाई थी, और इसमें हमने क्या कहा था? इट इज अ प्राइस इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। और इसका नाम हमने क्या रखा था 200 का? रिटेल प्राइस। एज इट इज इसकी मिसाल नोट कर लें। इसमें मैं ऊपर डाल दूंगा रुपीज इन 1000। यानी आप ये मिसाल एयर कंडीशनर के लिए कर लेते हैं, जो कि थर्ड शेड्यूल वाली आइटम नहीं है। प्लीज खामोश। क्या हंस रहे हैं किस बात पे? क्या मैंने तो केस अबिलिटी नहीं सुनाया। तो अब आप हजरात वैल्यू ऑफ सप्लाई के सामने ये नोट कर लें। पहले जरा मुझे समझा लेने दें। मैं मिसाल देने लगा हूं आपको कैसी चीजों की? मैं आपको मिसाल देने लगा हूं नॉट अ थर्ड शेड्यूल आइटम की। यानी मैं आपको मिसाल देने लगा हूं एयर कंडीशनर की। एयर कंडीशनर का रॉ मटेरियल आपने 1 लाख रुपए का, रुपीज इन 1000, 1 लाख रुपए का खरीदा, और 1 लाख रुपए का खरीदने के बाद आपने कस्टम ड्यूटी पे की, एक्साइज ड्यूटी पे की, आपने लेबर लगाई, तो 1,60,000 में एसी बना। आपने कहा 40,000 में कमाऊंगा, 2 लाख का बेचूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा 2 लाख पे 17% टैक्स डालो, तो 2,34,000 का बेचो एसी। इस 2 लाख को आज मैं रिटेल प्राइस नहीं कहूंगा, इस 2 लाख को वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये आइटम थर्ड शेड्यूल का है या थर्ड शेड्यूल का नहीं है? नहीं है। चलें नोट करें, सॉरी। सब खैरियत से? बोलना मना किया हुआ था वालों ने? मना किया? खैरियत से हैं सब? ऊपर लिखो साथ वीओएस। इतनी लोगों ने नोट भी कर लिया पूरा। यार इतना टाइम ले रहे हैं यार, तो अब नोट करना शुरू किया यार, इसको समझाया कर कुछ। ओके, अब डेफिनेशन उसी दिन वाली जरा देख लें। इट इज अ प्राइस इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस विच आर सप्लायर डिमांड फ्रॉम बायर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। आई रिपीट, डेफिनेशन वही है। इट इज अ प्राइस इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस which a supplier will get from buyer, excluding sales tax. Value of supply, VOS, means in respect of a taxable sale, the paise in money, the price in money, including all duties and which the supplier receive from buyer, but excluding the सेल्स टैक्स। सप्लायर कौन होता है? सेलर। और रेसिपिएंट कौन होता है? बायर। तो इट इज अ प्राइस इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस व्हिच सेलर रिसीव फ्रॉम बायर एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ, वो सेल्स टैक्स के अलावा। 2 लाख की बात हो रही है, 2,34,000 की, 2 लाख की। लेकिन क्या कभी ऐसे हो सकता है कि आप पैसे पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड दें? चलें जी, इसमें पास पेपर का सवाल करें चैप्टर 22 में आके, क्वेश्चन 61, पेज 501। अच्छा, सेल्स टैक्स सेलर की बुक्स में हम निकाला करेंगे, बायर की, सेलर की, क्योंकि जो सेलर का सेल्स टैक्स होगा वो बायर का इनपुट होगा, तो सेल्स टैक्स सेलर की बुक्स में निकाला करेंगे। सेलर अपनी सेल पे 17 लगाया करेगा। तो ये जो मैं आप डिस्कशन करने लगा हूं पेज नंबर 501 पे, ये सेलर के एंगल से। फौलाद लिमिटेड है सप्लाइड या सोल्ड, फौलाद लिमिटेड है सोल्ड 50 टन ऑफ सरिया, आयरन बार, सरिया कहते नहीं लोग, सरिया घुसा हुआ है, तो ये वो वाला है। फौलाद लिमिटेड गर्दन में, फौलाद लिमिटेड है सोल्ड 50 टन ऑफ आयरन बार्स
फौलाद लिमिटेड ने 50 टन सरिया बेचा है तामीर को। तामीर को जरूरत होगी सरिया की, उसने तामीरात करनी होगी, फौलाद का तो काम ही सरिया बेचना है। सेलर का नाम बताएं। फौलाद लिमिटेड। सेलर की बुक्स में मैं डिस्कशन करूंगा। अच्छा मुझे बताएं, दुकानदार के पास से क्या जाता है? बिस्किट। और क्या आता है? पैसे। डॉक्टर के पास से क्या जाता है? सर्विसेज। और क्या आता है? मुझे बताएं, ये जो मेरा सेलर है इसके पास से क्या जा रहा है? 50 टन आयरन बार जा रहा है। द मार्केट प्राइस ऑफ द सप्लाई इज 2.5 मिलियन। मार्केट प्राइस इसकी 2.5 मिलियन है, एक्सक्लूडिंग टैक्स को छोड़ा करें बस। अच्छा, यानी ये 100 टाइप चीज है, 117 टाइप चीज नहीं है। ओइंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मैंने दुकानदार को कहा मैंने बिस्किट खाने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, झाड़ू लगवा ले। ओइंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बिस्किट खाना है मैंने। ओइंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पीएल ने मिन्नत की और समाजत की कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा बाय ट्रांसफरिंग अ पीस ऑफ लैंड हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 2.3 मिलियन। तो हमने कहा सेलर के पास अब क्या आएगा? लैंड। क्या आएगा? लैंड आएगी। कितने वाली? टू पे 75,000 इन फाइनल सेटलमेंट। अब फाइनली मैं तुम्हें 75,000 इसके अलावा दूंगा अलॉन्ग विद सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स 17% मैं खुद लगा दूंगा, इस पर उसकी टेंशन ना लो। बाय वे ऑफ अ चेक, ये चेक के जरिए तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। कैलकुलेटर पकड़ें, 75,000 को डिवाइड करें 1 मिलियन से। 75,000 को डिवाइड करें 1 मिलियन से, क्या जवाब आ रहा है? हाँ, असल में कुछ बच्चे जहालत करते हैं, इसको 0.75 बोल देते हैं। ये 0.75 नहीं है। कैलकुलेटर पे अगर आप 75,000 को डिवाइड करें इस फिगर से 1 मिलियन से, तो जवाब आपका सही आएगा। तो रुपीस को मिलियन में कन्वर्ट करना आज मैंने सिखाया, बड़ी बहुत बताई। अच्छा, आप बता दें मेरे पास से क्या जा रहा है? सरिया। और मेरे पास क्या आ रहा है? लैंड भी और कैश भी। कितने का? 2.375। अब हुआ क्या है? तामीर ने कहा है हमें थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ी सी लैंड ले लो, बदले में सरिया दे दो। ये नहीं, इसमें क्या बात है वली? क्या बात है? एक बार फिर वो कर लेते हैं। बार तामीर ने क्या कहा है? थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ी सी लैंड ले लो, बदले में सरिया दे दो। तो सेलर के बताएं, सेलर के पास से जा क्या रहा है? सरिया। और सेलर के पास आ क्या रहा है? आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या चीज बिक रही है। इट इज वीओएस, नोट कर लें, इट इज वीओएस। ये नहीं देखना कि बदले में क्या चीज आ रही है। आपने सप्लाई मेड देखनी है या सप्लाई रिसीव्ड? व्हाट इज सप्लाई मेड? सरिया। सरिया। व्हाट इज सप्लाई मेड? व्हाट इज सप्लाई रिसीव्ड? पैसे और लैंड। आप लोग गांव में कभी नहीं गए? वो गांव में लगे होते हैं ऊंची ऊंची स्पीकर के ऊपर, बाबा जी रहमत के घर से 10 रुपए आए हैं मस्जिद की तामीर के लिए। कभी नहीं गए आप लोग? जाया करें, दुनिया करीब से देखें। बाजी रुखसाना ने भी मोटिवेट होकर 15 रुपए भेजे हैं मस्जिद की तामीर के लिए, 1 ईंट इनके नाम से हम लगाएंगे। ओके, ओके। तो देखना यह कि सेलर के पास से जा क्या रहा है। सेलर के पास से सरिया जा रहा है। ओके, असल में शायद बाबा जी रहमत को शक होता है कि छोटे बच्चे को भेजा है वो मिस अप्रोप्रिएशन और रास्ते में कर ले, तो वो इधर से 10 रुपए देके भेजते हैं, उधर से मौलवी साहब कंफर्म करते हैं रिसीव हो गए हैं। ये एक्नॉलेजमेंट होती है। ओके, पढ़ें जी। तो ओपन मार्केट प्राइस ऑफ, हाँ लिख लें सप्लाई मेड। ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई मेड, ये बात ब्रैकेट में ले लिया करें, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। सप्लाई मेड कौन सी है? सरिया। पढ़ें जरा। इफ कंसिडरेशन फॉर आयरन बार is fully or partly in, is consideration for iron bar is fully or partly in kind,
यानी कि लैंड एंड कैश। तो ओपन मार्केट प्राइस किसकी देखनी है? इधर लिखें आयरन बार, आयरन बार की ओपन मार्केट प्राइस देखनी है। आपने लैंड और कैश की फेयर वैल्यू नहीं देखनी। सप्लाई इज आयरन बार और बदले में क्या आया है? लैंड और कैश। अच्छा जी, अगर जानने वाले ने आपस में एक दूसरे को चीजें बेच दी तो दो ऑप्शंस हैं, या तो मुफ्त में बेच देंगे कि तुम मेरे साथ बैठ के क्यूएम पढ़ते थे, या फिर सस्ती बेच देंगे। ऐसी सूरत में सेल बुक होगी फेयर मार्केट वैल्यू। इफ द सेलर एंड बायर आर जिगरी यार एंड जिगर इज सोल्ड एंड सप्लाई इज सोल्ड एट नो कंसिडरेशन, या तो चीजें बिकी नहीं और एट अ कंसिडरेशन लोअर देन ओपन मार्केट प्राइस, या ओपन मार्केट प्राइस से कम की बिकी है, तो व्हाट विल बी द वीओएस? व्हाट विल बी वीओएस? ओपन मार्केट प्राइस। इसको गोद में ले लिया करें, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। इसको एक ही दफा बिठा के साइड पे रख दें, बैग में डाल दें, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। अच्छा जी, अगला सवाल पॉइंट 3, अगले सफे पे आए जरा। अगले सफे से पहले जरा इसकी रिवीजन कर लें। अली ने चीजें बेची हैं कजन को 3 मिलियन की, बाजार में 4 मिलियन की हैं, बता दें वीओएस क्या होगी? 4 मिलियन। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, वो ये है कि अगर कभी आप मोटरसाइकिल आम लोगों को बेचता है दुकानदार लाख का, लेकिन अगर कोई बंदा किस्तें करवाए ना, किस्तों में खरीदे, तो फिर वो बेचता है 1,10,000 का। अब इस 1,10,000 में जो 10,000 इसको कहते हैं मार्कअप या इंटरेस्ट या लेट पेमेंट के ऊपर कोई चार्जेस। तो दुकानदार ने मोटरसाइकिल बेचा 1,10,000 का किस्तों पर, लेकिन वैसे अगर बेचता तो 1 लाख का था, तो मेरे भाई इसमें वीओएस ना 1 लाख होगी, क्योंकि ये जो सरचार्ज या इंटरेस्ट है इस पर टैक्स नहीं लगता। अब लाख पे पेपर में हम 17% लगाएंगे या 1,10,000 पे? 1 लाख पे, क्योंकि 1,10,000 में जो 10,000 है वो इंटरेस्ट या मार्कअप टाइप की चीज है, उसे इग्नोर करें। अब बता दें, अगर सेल की प्राइस में लेट पेमेंट का इंटरेस्ट या सरचार्ज शामिल हो इंस्टॉलमेंट सेल में, तो फिर सेल क्या होगी? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू। अगर कोई बंदा पैसे लेके आ जाए तो उसे तो लाख का ही देंगे हम। पढ़ें, इफ सेल इज मेड टू मांजो पीपल ऑन किस्तों की बेसिस, किस्तों पे, मैंगो पीपल को अगर आपने किस्तों पे चीज बेच दी, इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सरचार्ज, मार्कअप, मुख्तलिफ नामों से आईके आजकल टेस्ट कर रहे इसे। इफ सेल इज मेड टू जनरल पब्लिक ऑन इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, जिसमें मार्कअप वगैरह शामिल है, तो क्या करें? मार्कअप डाल के लें या ओपन मार्केट में कितने का बिक रहा है वो ले लें? ओपन मार्केट में तो उतनी का बिक रहा होगा, 100 का ही। ओपन मार्केट में 1,10,000 का तो नहीं बिक रहा होगा। अच्छा जी, ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट के केस में आपने ये करना है कि आप किसी दुकान पर गए चीजें लेने के लिए, तो दुकानदार ने जो बिल बनाया वो कुछ ऐसे था। दुकानदार ने कहा मैं आपको 10 चीजें बेचता हूं 30 रुपए में, तो 300 रुपए की मैं आपको चीजें बेचता हूं। आपने कहा यार 10 चीजें आपसे कोई इकट्ठी लेने नहीं आता, प्लीज मुझे ट्रेड डिस्काउंट दे दो, प्लीज मुझे पैसे छोड़ दो, प्लीज 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 लगे रहे आप लोग। दुकानदार ने छोटे को कहा छोटे कैलकुलेटर पकड़, 300 पे 1% लगा, 3 रुपए में आपको छोड़ता हूं, ज़्यादा टाटर ना करें। तो अब हमें चीज कितने की बेचेगा? 297 की। नाउ द वीओएस इज 297, डिस्काउंट माइनस करके। यहां लॉ मेकर ने रिलैक्स किया है, डिस्काउंट माइनस करके। पीछे भी रिलैक्स किया था, 1,10,000 की बजाय। तो ट्रेड डिस्काउंट दोस्ती यारी रिश्तेदारी की वजह से जो दिया जाता है, या बल्क क्वांटिटी परचेज करने की वजह से, ये माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, कस्टमर कितने पैसे देगा वैसे? नहीं नहीं, कस्टमर पैसे देगा कितने बन गए? अब्दुल्ला कैलकुलेटर मेरे घर से। नहीं नहीं, पॉइंट्स में बताएं। 51 पॉइंट, वट एवर इट मे बी, ये वीओएस है हमारी। ये आपको बिल मिलेगा वीओएस, वैल्यू ऑफ सप्लाई 297।
नहीं, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, 297 इज माई वीओएस। वीओएस वो होती है जिसपे सीएस टैक्स लगना है। मेरा सवाल अभी ये नहीं था कि वीओएस ये है, मेरा था कि 300 है या 297। बोले 297 इज वीओएस। अच्छा मोहतरम, इसमें 3 शर्तें पूरी होना जरूरी हैं। डिस्काउंटेड प्राइस बिल पे लिखी हो, इधर देखें, डिस्काउंटेड प्राइस बिल पे लिखी हो, सेल्स टैक्स बिल पे लिखा हो, और डिस्काउंट बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक हो। यानी डिस्काउंट बहुत ज्यादा ना हो कि 70-80% पैसे छोड़ दिए, वो तो पता नहीं आपका रिश्तेदार है फिर शायद। तो डिस्काउंट बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। कितनी शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं? 3। डिस्काउंटेड प्राइस बिल पे लिखी हो, सेल्स टैक्स बिल पे लिखा हो, और डिस्काउंट बिजनेस नॉर्म्स के। जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी तो वीओएस विल बी 290। और अगर तीनों में से कोई एक भी पूरी ना हो, तीनों में से 2 पूरी हो रही हो, 1 पूरी ना हो, तो 300 इज वीओएस। फिर आपकी वीओएस 300 होगी। पढ़ें 3 शराइत। इन केस ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए, द डिस्काउंटेड प्राइस ली जाएगी। डिस्काउंटेड प्राइस कितनी थी? शराइत सुने, प्रोवाइडेड डेट बिल के ऊपर क्या शो हो? डिस्काउंटेड प्राइस, और टैक्स भी शो हो बिल पे, और डिस्काउंट अलाउ इज इन कंफर्मिटी विद द, और डिस्काउंट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक होना चाहिए। डिस्काउंट कोई अनड्यू नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डिस्काउंट होना चाहिए। क्लियर? व्हाट आर यू डूइंग? नेक्स्ट, अगर कोई स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो, अब ये तो ऐसी चीज है ना, इसमें क्या न्यूमेरिकल आना है। अगर कोई स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो जहां बड़ा मुश्किल हो वीओएस जानना, तो ओपन मार्केट प्राइस। ओके, स्पेशल से मुराद की समझ नहीं आ रही कि ये क्या है और क्या चीज है। अब इसमें क्या मिसाल दी जाए? 0.6, आखिरी पॉइंट पढ़ें आज का। 0.6 यार ये बड़ा जुल्म है इंपोर्ट के केस में, तसल्ली से बात समझिएगा। इंपोर्ट के केस में 0.5 आए अगले सफे पे। पहली तो बात यह है कि जब आप चीजें इंपोर्ट करते हैं ना, तो जो कीमत आप बताते हैं चीजों की, वो लॉ मेकर नहीं मानेगा। हो सकता है लंदन में आपने अपने चाचू से मंगवाई हो, आपका कोई शरीफ भाई उधर मौजूद हो, आपने उससे मंगवा ली हो चीजें, तो हो सकता है आपने किसी जानने वाले से चीजें मंगवा ली हो, तो लंदन से जहीं से भी आप चीजें मंगवाए, हो सकता है आपने प्राइस सही ना बताई हो। तो आपने चीजें इंपोर्ट की 15 मिलियन की, कस्टम वालों ने कहा ये चीजें हैं 18 मिलियन की। कस्टम वालों ने क्या कहा ये चीजें कितने की हैं? आप बताएं 15 मिलियन की प्राइस लेंगे या 18 मिलियन की? आपकी प्राइस नहीं देखी जाएगी, जो कस्टम वाले बताएंगे वही प्राइस होगी आपकी चीज। नहीं, इसमें नहीं देखा जाएगा इनवॉइस को। He paid custom duty of 9 and federal excise duty of 3। कस्टम ड्यूटी बड़ी महंगी आजकल पाकिस्तान में, 50% कस्टम ड्यूटी का रेट है, इसलिए इंपोर्टेड चीजें महंगी होती हैं। आप बता दें आपने कितने की चीज मंगवाई? 18 वाली मंगवाई। इस पे कस्टम ड्यूटी कितनी पे की? इस पे एक्साइज ड्यूटी टोटल 30 इज वीओएस। इस पे लोग एतराज करते हैं ये तो तुम लोग टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो, तो लॉ मेकर कहते हैं बस ऐसे ही है बस। तो आप बता दें जी, क्या मैं 18 मिलियन पे 17% लगाऊंगा पेपर में या 30 पर? तो क्या क्या चीजें कस्टम अथॉरिटीज वाली प्राइस में डालूंगा? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इज इक्वल टू वीओएस। तो अगर चीजें इंपोर्ट करेंगे तो कुछ इस किस्म का सिनेरियो बनेगा। पढ़ लें आखिरी बात। इन केस ऑफ कौन सी गुड्स? थर्ड शेड्यूल वाली चीजों की बात नहीं कर रहा, कहते मैं द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर द कस्टम एक्ट। कितनी? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी टोटल, तो 30 विल बी वीओएस। जुल्म हो गया। उनके साथ देखेंगे क्या होगा। तो 8 बजे चेक कर लीजिएगा पोर्टल पे, तो मैं लेक्चर के साथ ही होमवर्क बता दूंगा कौन सा है। आप रात 8 बजे चेक कर लीजिएगा कि कौन सा सवाल करना है। क्या खोलो? 30 होगा, 18 जमा 9 जमा 3। अच्छा जी, ठीक है जी, ओवर। अल्लाह हाफिज़।